Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Chandrakesh. I did my undergraduation from Banaras Hindu University, Varanasi, and currently pursuing my masters in IRI New Delhi. हम आप लोगों के लिए नीट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी की एक लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे वन बाय वन सारे लेक्चर आपको मिलते जाएं और हम और आप मिल के आपके डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ये सब इसके नाम हैं अलग अलग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में पाया जाता है। पहली तो बात यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सभी में पाया जाता है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। सेल वाल जो है वो सब में नहीं पाया जाता। सेल वाल कुछ लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, लिमिटेड सेल्स में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में, एल्गी में, ठीक है, और फंगी के केस में, प्लांट्स के केस में। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में पाया जाएगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो थिन होता है, जो सेल वाल है वो थिक होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक का मतलब ये होगा इलास्टिक लेयर या मेम्ब्रेन। इलास्टिक का मतलब यह है जैसे रबड़ होती है बढ़ती रहती है, अगर आप उसको खींचेंगे तो बढ़ेगी, तो इसी प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इलास्टिक होता है, बढ़ता रहता है और घटता भी रहता है, उसका साइज बढ़ घट सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार की झिल्ली है हमारे सेल के ऊपर की, और सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ये मान लीजिए सेल है, तो सेल के सारे बीचों बीच में हमारा न्यूक्लियस होगा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाएगी, इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गाल्गी बॉडी पाया जाएगा, वैक्यूल पाया जाएगा, और इसके अंदर हमारे क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो इस प्रकार से सारे सेल ऑर्गेनेल हमारे होते हैं। लाइसोसोम पाया जाएगा। तो सभी सेल ऑर्गेनेल के ऊपर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, कुछ के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, फॉर एग्जांपल राइबोसोम हो गया, हमारा सेंट्रियोल हो गया। उसके अलावा सब पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, कुछ पे डबल मेम्ब्रेन होता है, कुछ पे सिंगल मेम्ब्रेन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इससे पहले देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है। तो जैसे कि आप लोग मार्केट जाते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जब जाते हैं मार्केट तो एक झिल्ली ले लेते हैं, और झिल्ली में आलू, मिर्च, अदरक, जितनी भी सब्जियां हम लोग ले लेते हैं, गोभी, टमाटर, और उसको हम लोग लेकर थैले में आ जाते हैं। इसी प्रकार एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक थैला है, उसी में सारे सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, इसी में हमारा साइटोप्लाज्म भी होगा। तो सारे सेल ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म हमारा पैक रहता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार की झिल्ली है जो सेल के चारों तरफ की कवरिंग को कहते हैं, और वो सब सभी सेल ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्म को क्या करता है, पैक करके रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक प्रकार की लिविंग मेम्ब्रेन है। लिविंग मेम्ब्रेन जैसे आपने देखा था सेल वाल, सेल वाल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, मतलब डेड है, उसमें जान नहीं होती, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जान होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्राइमरली जो है वो फास्फोलिपिड और हमारा एसोसिएटेड प्रोटीन से बना होता है। प्राइमरली मेड बाय फास्फोलिपिड and
एसोसिएटेड प्रोटीन, फास्फोलिपिड और कुछ प्रोटीन्स हैं जिनसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। दूसरी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी है वो कारामर एंड नागेली साहब ने किया था। डिस्कवर्ड बाई कारामर एंड नागेली 1950 में बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कारामर और नागेली ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किया था। किसके ऊपर किया था? तो आरबीसी के ऊपर, केमिकल स्टडी अकर ऑन आरबीसी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी केमिकल स्टडी जो हुई वो आरबीसी के ऊपर हुई। आरबीसी के ऊपर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी क्यों हो पाई? क्योंकि आरबीसी के अंदर सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, खाली खाली इन्वायरमेंट होता है, इसलिए आरबीसी में किसी प्रकार का एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा, गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में स्टडी करना आसान था, इसलिए हमारा आरबीसी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हुई। अगर हम देखते हैं केमिकल नेचर के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका केमिकल नेचर क्या है, तो केमिकल नेचर के बारे में अगर हम बात कर ले तो 3 प्रकार के केमिकल से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है, जो कारामर और नागेली साहब ने बताया। उन्होंने बताया कि इसमें 52% प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड पाया जाता है और 8% शुगर पाया जाता है, या आप इसको कार्बोहाइड्रेट बोल लीजिए, कार्बोहाइड्रेट। तो आपने देखा कि केमिकल नेचर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाएगा, लिपिड उससे कम पाया जाएगा और सबसे अगर लिस्ट अमाउंट में पाया जाता है तो शुगर पाया जाता है। तो इतनी चीजों से आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। और अगर हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो एक बहुत ही डायनेमिक मेम्ब्रेन है ये। डायनेमिक मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि बहुत ही अच्छे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन, लिपिड, इसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए इसको बहुत वेरी डायनेमिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। और हम अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एसिमेट्रिक होती है, एसिमेट्रिक नेचर की होती है। एसिमेट्रिक का मतलब यह होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ये 3 चीजों से बना हुआ है। तो लिपिड बाइलेयर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है। लिपिड की 2 लेयर होती है, तो जो ऊपर वाली लेयर है और जो नीचे वाली लेयर है दोनों एक समान नहीं होंगी। ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें कुछ अलग नेचर होगा और नीचे वाले में कुछ अलग। ऊपर वाली लेयर में क्या होता है कि शुगर भी पाया जाएगा, नीचे वाली लेयर में शुगर नहीं पाया जाता, तो दोनों लेयर एक समान नहीं होती, इसलिए इसको कहते हैं एसिमेट्रिक इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल्स का मतलब ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सबको पता है कि 3 चीजों से बना हुआ है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। लेकिन उसका अरेंजमेंट कैसा है, लिपिड का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, इनका अरेंजमेंट कैसा है? अरेंजमेंट सबसे पहला जो हमारा मॉडल है उसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे डेनियल एंड डॉब्सन, 1935। डेनियल एंड डॉब्सन साहब ने 1935 में ये सैंडविच मॉडल दिया। इन्होंने बताया, सैंडविच मॉडल बताया, जैसे सैंडविच होता है, एक ब्रेड ऊपर होगा, एक ब्रेड नीचे होगा, और दोनों ब्रेड के बीच में हम लोग देखते हैं ना सब्जी भर देते हैं, उसके अंदर प्याज, गाजर, खीरा जो भी होता है सब हम उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो सैंडविच बन जाता है। इसी प्रकार इन्होंने बताया कि बाहर साइड में जो होता है वो प्रोटीन होता है, दोनों साइड में 2 प्रोटीन की लेयर होंगी और बीच में क्या होता है,
लिपिड पाया जाता है। बीच में इसके जो है दोनों प्रोटीन के बीच में क्या होता है, लिपिड होता है। तो ये एक प्रोटीन की लेयर ये हो जाएगी, एक प्रोटीन की लेयर ये हो जाएगी, और दोनों प्रोटीन के बीच में क्या होता है, लिपिड पाया जाता है। ये हम बताया था सैंडविच मॉडल ने। सैंडविच मॉडल ने बताया कि 3 लेयर होती हैं, 2 प्रोटीन की लेयर, एक हमारी जो होगी लिपिड की लेयर, और तीनों लेयर से। उसके बाद आया हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो उसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्टसन 1959 में बताया रॉबर्टसन साहब ने कि 2 प्रोटीन की लेयर होती है और 2 ही लिपिड की लेयर होती हैं। तो ये 4 लेयर से बना होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 4 लेयर से बना होता है, 2 प्रोटीन की लेयर से और 2 लिपिड की लेयर से। तो ये एक हमारा प्रोटीन की लेयर हो गई, एक ये प्रोटीन की लेयर हो गई, और ये जो है लिपिड बाई लेयर हो गई। इन्होंने बताया कि 4 लेयर से ये बना हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड बाई 4 लेयर। और सैंडविच मॉडल ने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड बाई 3 लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर से बना होता है और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है 4 लेयर से बना होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो देने वाले साइंटिस्ट है उनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, वाइडली इसको एक्सेप्ट किया गया। वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यही प्रेजेंट में चल रहा है। ये जो दोनों मॉडल हैं इनको डिस्कार्ड कर दिया जा चुका है। अभी प्रेजेंट में हम जिस मॉडल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या जिसका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हमको डिटेल में पढ़ना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, जो आप लोग जान रहे हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया था सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फास्फोलिपिड से बना होता है। तो उन्होंने बताया फास्फोलिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन। तो हम सबसे पहले फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ये है फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। फास्फोलिपिड, इसका जो ऊपर वाला ये पोर्शन है फास्फोलिपिड का, ये है फास्फेट। और ये जो है इसका टेल, ये हेड जो है ये फास्फेट होता है, और जो टेल है इसका ये क्या है, फैटी एसिड। तो फास्फोलिपिड का जो हेड होता है वो किससे बना होता है, फॉस्फेट का, और जो इसका टेल है वो फैटी एसिड का बना होता है। तो ये जो हेड है फास्फोलिपिड का ये वाटर सॉल्युबल होता है, या इसको आप पोलर बोल सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, या आप इसको हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। लेकिन ये जो फैटी एसिड है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल, या इसको आप लोग नॉन पोलर बोल सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल भी बोला जा सकता है। तो जो फास्फोलिपिड है उसका हेड जो है वो फास्फेट से बना होगा और उसका जो टेल है वो फैटी एसिड से बना होगा। हेड जो है वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, वाटर लबिंग होता है, और जो टेल है वो वाटर से दूर भागता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है जो वाटर से दूर जाए,
और जो वाटर के पास जाएगा उसको हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। हाइड्रोफिलिक क्या हो जाएगा उसका फास्फेट, और हाइड्रोफोबिक क्या हो जाएगा उसका फैटी एसिड। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो बेसिकली फास्फोलिपिड जो है फास्फेट एंड फैटी एसिड से बना होता है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें फास्फेट होगा और फैटी एसिड होगा, इसीलिए इसको हम लोग एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। फास्फोलिपिड इज आल्सो नोन एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, आप मान लीजिए कि ये सेल है, ये सेल है, और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म यहाँ भरा होगा, साइटोप्लाज्म होगा, इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे, ये तो आप लोगों को पता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक्वस होता है, मतलब वाटर से बना होगा। साइटोप्लाज्म में वाटर पाया जाता है, और सेल के बाहर भी तो एक्वस कंडीशन होगी, तो बाहर भी एक्वस कंडीशन, अंदर भी एक्वस कंडीशन, दोनों साइड में वाटर। तो ये फास्फोलिपिड इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, अगर हम ये मेम्ब्रेन जो है इसको जूम करके थोड़ा बड़ा करके देखें, तो आप लोग जैसे इसको हम इरेज कर देते हैं और बड़ा करके देखते हैं, तो कैसे इस फास्फोलिपिड का अरेंजमेंट होगा। तो देखिए, फास्फोलिपिड जो है कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा आके, इस प्रकार से। ये फास्फोलिपिड इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा। क्यों ऐसे अरेंज हुआ, क्योंकि देखिए ये जो ये है, ये फास्फोलिपिड का हेड है, हेड बना होता है फास्फेट से, और इसका जो टेल है ये बना होगा फैटी एसिड से। तो फास्फेट जो है ये अंदर में लिक्विड कंडीशन थी, एक्वस कंडीशन था, तो पानी की तरफ अपने आप चला जाएगा, और इधर जो है ये भी एक्वस कंडीशन था, तो फास्फेट इधर चला जाएगा, जिसकी वजह से फैटी एसिड जो है वो सेंटर पार्ट में आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और दोनों जो फास्फेट हैं वो आउटसाइड में चले जाएंगे। तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो फैटी एसिड अरेंज ऑन सेंट्रल पोर्शन एंड फास्फेट एंड द पेरीफेरी पोर्शन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पेरीफेरी में फास्फेट पाया जाता है, और फैटी एसिड जो होगा वो सेंट्रल पोर्शन में पाया जाएगा। तो आप लोग देखिए कि फैटी एसिड सेंटर में कैसे चला गया। आपने मान लीजिए कि आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा कि तेल में अगर तेल की बूंद अगर पानी में डालिए तो वो क्या होती है कि अपने आप दो बूंद, आप कटोरा ले लीजिए, कटोरा में दो बूंद अलग अलग जगह पे पानी में डालिए, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो अपने आप एक ऑयल ड्रॉपलेट दूसरे ऑयल ड्रॉपलेट से मिक्स हो जाती है। दो बूंद अगर तेल की आप पानी में डालेंगे तो दोनों आपस में फ्यूज हो जाती हैं। इसी प्रकार यहां भी है, क्योंकि फैटी एसिड क्या है, एक प्रकार का हमारा फैट मॉलिक्यूल है, वो आपस में जाके यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए फैटी एसिड सेंटर पोर्शन में आकर अरेंज हो जाता है, और जो फास्फेट है ये पेरीफेरी में चला जाता है। तो अब देखिए बात ये है कि जो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब सेलेक्ट करके किसी भी मटेरियल को अंदर भेजेगी और सेलेक्ट करके किसी भी मटेरियल को सेल से बाहर भेजेगी, सिलेक्टिवली परमेबल है। तो जो जरूरी होता है उसी को अंदर भेजती है, जो जरूरी नहीं होता है उसको अंदर नहीं भेजती, और ये जो जरूरी होगा वो सेल के बाहर भेजेगी। मतलब एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस सिलेक्शन के बेसिस पे होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी अंदर जा रहा है कुछ भी बाहर जा रहा है, वो आपके सेल वाल में होता है। यहाँ पे सेल वाल परमेबल होता है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमेबल है। तो यहाँ पे जो है जो लिपिड सॉल्युबल चीजें होंगी वो तो सेल के अंदर अंदर आ जाएंगी, जो लिपिड सॉल्युबल होंगी, और जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होंगी वो तो सेल के अंदर नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच बीच में एक प्रोटीन लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टनल प्रोटीन। ये एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग टनल प्रोटीन कहते हैं। अगर हम इसको अब हम इसको हटा देते हैं पूरा, आप लोग जान तो गए ही होंगे कि अरेंजमेंट किस कैसे हुआ। तो एक्वस कंडीशन होने की वजह से अंदर भी और बाहर भी इस प्रकार से लिपिड का अरेंजमेंट हो पाया। अब इसके अलावा देखिए ये हमारा फास्फोलिपिड है, ये प्रोटीन है, ये फास्फोलिपिड हो गया हमारा, ये प्रोटीन हो गया फास्फोलिपिड। ये हमारा टनल, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो जाएगा, ये फास्फोलिपिड हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा किससे बना हुआ है,
ये जो दोनों लेयर हैं ये क्या है? फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली प्राइमरली मेड बाय द फास्फोलिपिड एंड एसोसिएटेड प्रोटीन। तो फास्फोलिपिड का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए ये सेल है, तो ये हम इसका जूम करके दिखा रहे हैं। ये वाला जो प्रोटीन है ये हमारा हो गया इंट्रिंसिक प्रोटीन, या हम लोग इसको बोलते हैं एक चैनल बनाने का काम करता है। कोई भी मटेरियल सेल के अगर अंदर से बाहर जाना है या बाहर से अंदर जाना है तो वो इसी प्रोटीन से होते हुए अंदर और बाहर होता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टनल प्रोटीन। इट इज ऑल्सो नोन एज टनल प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या इसको आप इंटेग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो है जो लिपिड की दोनों लेयर में अंदर तक धसी हुई है, बाहर वाली लिपिड की लेयर और अंदर वाली लिपिड की लेयर दोनों में अंदर तक जो धसी हुई होती है उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन, टनल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटेग्रल प्रोटीन बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन है इसको भी हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, लेकिन इसको हम टनल प्रोटीन नहीं बोलेंगे। इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोल सकते हैं या इंटेग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन, लेकिन टनल प्रोटीन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये चैनल नहीं बना रहा है। ये चैनल बना रहा है, किसी भी मटेरियल को अंदर ले जाएगा और बाहर ले जाएगा, इसलिए इसको हम टनल प्रोटीन कहते हैं। ऐसा प्रोटीन जो अंदर तक धसा हो उसको हम टनल प्रोटीन कहेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर साइड में कुछ इस प्रकार से प्रोटीन मॉलिक्यूल भी रखे हुए होते हैं, ऐसे इस टाइप से, तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस प्रोटीन। ये जो हो जाएगा इसको बोलेंगे सरफेस प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये हमारा सरफेस प्रोटीन होता है और इसी सरफेस प्रोटीन के ऊपर शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, शुगर मॉलिक्यूल। इसके ऊपर हमारे शुगर मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, या आप कार्बोहाइड्रेट बोल दीजिए, कार्बोहाइड्रेट। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है यहाँ पे पाया जाता है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड आप लोगों ने पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, 4 प्रकार के। तो उसमें जो है एक अगर शुगर मॉलिक्यूल है तो उसको मोनोसेकेराइड कहेंगे, 2 शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको डाइसेकेराइड कहते हैं, 3 से लगा के 10 शुगर मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, और 10 से ज्यादा अगर शुगर मॉलिक्यूल आपस में बाइंड होंगे तो वो पॉलीसेकेराइड कहलाएंगे। जैसे काइटिन आपने पढ़ा था, एक जो स्केलेटन होता है ना इंसेक्ट का, या आप देखेंगे सेल वॉल होता है हमारा फंगस का, तो काइटिन जो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना होता है और काइटिन जो है वो पॉलीसेकेराइड है। तो ये हो गया हमारा। तो देख लीजिए आप लोग कि बेसिकली फास्फोलिपिड से बना होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फास्फोलिपिड के अंदर तक जो प्रोटीन धसा होगा उसको इंटीग्रल प्रोटीन या टनल प्रोटीन बोलते हैं। और कुछ प्रोटीन जो होता है धसा होता है लेकिन चैनल नहीं बना रहा होता है, उसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे, लेकिन उसको टनल प्रोटीन नहीं बोलेंगे। ये जो फास्फोलिपिड होता है ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करेगा। सो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो फास्फोलिपिड है यहां से उठ के यहां चला जाएगा, यहां से उठ के यहां चला जाएगा। लेकिन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन, दोनों प्रोटीन बोल लीजिए या सरफेस प्रोटीन, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं शो करते हैं, नॉट सो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसके अलावा
इसमें लिपिड जो होता है, लिपिड के बीच बीच में कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं, बीच बीच में कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं लिपिड में। यहाँ ऐसे ये कोलेस्ट्रॉल हो गया। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो बेसिकली आपने देख लिया, फास्फोलिपिड बाइलेयर होगा, उसके अंदर तक जो प्रोटीन धसा होगा उसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। कुछ प्रोटीन जो है एक ही मेम्ब्रेन में होता है उसको भी इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे, लेकिन उसको टनल प्रोटीन नहीं कहेंगे। जो दोनों बाइलेयर में दोनों ऊपर से अंदर तक जो धसा होता है प्रोटीन उसको हम टनल प्रोटीन भी कहेंगे, क्योंकि मूवमेंट करवाने में, किसी भी मटेरियल को अंदर ले जाने में और बाहर ले जाने में मदद करेगा। उसके अलावा इसके ऊपर में, प्रोटीन के ऊपर कुछ शुगर मॉलिक्यूल भी अटैच होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होगा, और वो किससे बने होते हैं, ओलिगोसेक्राइड से। और इस शुगर मॉलिक्यूल का काम क्या होगा, इस शुगर मॉलिक्यूल का काम होता है ये एंटीजन फॉर्मेशन करने का काम करेगा, एंटीजन बनाता है, एंटीजन बनाने का काम करेगा। जो हमारा इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये मूवमेंट कराने का काम करता है, किसी भी सब्सटेंस को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर ले जाएगा। और ये जो सरफेस प्रोटीन है ये रिसेप्टर बनाने का काम करता है। सरफेस प्रोटीन क्या करेगा, रिसेप्टर का मतलब ये होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर जो सरफेस प्रोटीन होगा वो रिसेप्टर का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई मेडिसिन खाते हैं तो उस मेडिसिन का एक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर पे मेडिसिन एक्ट करती जाके, तो जो सरफेस प्रोटीन होगा वही रिसेप्टर बनाएगा और उसी रिसेप्टर पे ही कोई मेडिसिन एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फास्फोलिपिड प्रोटीन एंड शुगर से बना हुआ है, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। जो फास्फोलिपिड है उसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, आपने देखा, एक फास्फेट होगा और एक इसका जो हेड होता है वो फास्फेट से बना होगा, टेल जो है वो फैटी एसिड से बना होता है। प्रोटीन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है और एक जो होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब सरफेस प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन मतलब जो अंदर तक धसा हुआ हो, इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन इज आल्सो नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन, इट इज आल्सो नोन एज टनल प्रोटीन, अंदर तक होता है, चैनल बनाने का काम करता है, मूवमेंट होगा इसी की मदद से। और जो एक्सटेंसिव प्रोटीन होता है वो सरफेस पे लगा रहता है, रिसेप्टर बनाने का काम करता है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो चैनल बनाने का काम करेगा या टनल बनाने का काम करेगा, जो एक्सटेंसिव प्रोटीन है वो रिसेप्टर तैयार करता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होते हैं वो एक्सटेंसिव प्रोटीन से बने होंगे, या सरफेस प्रोटीन भी बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रोटीन को, उससे बने होते हैं। और जो शुगर है या कार्बोहाइड्रेट ये बना होता है ओलिगोसेकेराइड का, और ये जो शुगर है ये बनाता है एंटीजन। कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, दोनों फैटी एसिड के बीच में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, स्टेबिलिटी देगा। एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाए तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोबारा जो है डिसोसिएट ना होने पाए, इसलिए उसको कौन रोकता है, डिसोसिएट होने से कौन रोकता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा कि दोनों फैटी एसिड को पकड़ के रखेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, बाइलेयर जो है वो रप्चर नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसलिए आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए फैक्टर अफेक्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो फैक्टर अफेक्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देखेंगे कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जो है ये फैक्टर इफेक्ट करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैटी एसिड जो होंगे कुछ इस प्रकार से ही ना होता है, फैटी एसिड अरेंज होते हैं, फैटी एसिड और ये फास्फेट जो फास्फोलिपिड होगा कुछ इस प्रकार से अरेंज होता है। अब बीच बीच में आपने देखा यहाँ कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो पकड़ के रखता है फैटी एसिड को। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फैटी एसिड रिमूव हो जाएगा और क्या होगा, फास्फोलिपिड बाइलेयर डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसलिए
जो टेम्परेचर है ये बढ़ाएंगे तो प्लाज्मा डिसोसिएट होगा, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपका, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा देंगे तो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतनी ही मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, स्टेबल होगी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो बेसिकली फास्फोलिपिड, प्रोटीन और आपका शुगर और कोलेस्ट्रॉल, चार चीज़ों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंगर और निकोलसन ने कहा कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन आर लाइक आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स। प्रोटीन जो है वो जैसे समुद्र होता है, लिपिड का समुद्र, उसके ऊपर आइसबर्ग के जैसा तैर रही है। ये सिंगर एंड निकोलसन ने बताया। और बताया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका जो नेचर होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब ये होगा, क्वासी का मतलब होता है सेमी, सेमी मतलब ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है, सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेमी सॉलिड होगा। और फ्लूइड नेचर होने की वजह से फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज important in the point of कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लूइड नेचर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इज इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फ्लूइड नेचर से ये फायदा है, आप अपनी एनसीईआरटी देखिएगा उसमें लिखा हुआ होगा, मिल जाएगा, कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल का जो है फ्लूइड नेचर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सेल ग्रोथ होगा तो सेल डिवीजन भी होगा, तो सेल डिवीजन में भी ये क्या होता है, फ्लूइड नेचर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सेल डिवीजन, साइटोसिस हो गया, साइटोसिस में भी फ्लूइड नेचर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिक्रीशन हो गया, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने का काम हो गया, ठीक है। तो इंटरसेलुलर, दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर जंक्शन के केस में भी ये जो फ्लूइड नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और सिक्रीशन में भी सेल से कुछ सिक्रीट होगा तो फ्लूइड नेचर होने से आसानी से सिक्रीट हो जाएगा। तो सेल की ग्रोथ में, सेल डिवीजन में, साइटोसिस, इंटरसेलुलर जंक्शन और सिक्रीशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला फंक्शन, लिपिड सॉल्युबल, या हम इनको बोल सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लिपिड सॉल्युबल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या आप इनको बोलिए कि वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल मूव्ड बाय फास्फोलिपिड बाइलेयर। जो फास्फोलिपिड की बाइलेयर थी उससे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, नॉन पोलर होंगे, जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो क्रॉस कर जाते हैं, सेल के अंदर चले जाते हैं, सेल से बाहर चले जाते हैं। तो सेल के अंदर जो मूवमेंट है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे, वो लिपिड में सॉल्युबल होके मूव कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। और जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल या पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, लार्ज या पोलर मॉलिक्यूल, या आप इनको ये भी बोल सकते हैं वाटर सॉल्युबल, सॉरी
molecule moved by प्रोटीन चैनल। जो प्रोटीन का चैनल था, इंट्रिंसिक प्रोटीन, टनल प्रोटीन जो था, टनल प्रोटीन के मदद से चार्ज पार्टिकल या लार्ज साइज के पार्टिकल मूव होंगे, सेल के अंदर जाएंगे या सेल से बाहर जाएंगे, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो लिपिड बाइलेयर से चले जाते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और क्या काम होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सरफेस प्रोटीन होगा वो रिसेप्टर बनाने का काम करेगा। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप बनाने का भी काम करता है, पंप करने का भी काम करता है। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही पाई जाती है, तो पंप का भी काम करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट का काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ट्रांसपोर्ट का काम करेगा आपका। ट्रांसपोर्ट में मान लीजिए कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इसको अपहिल मूवमेंट भी बोलते हैं। अपहिल का मतलब ये होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये अपहिल, इसमें एटीपी की जरूरत होती है, एटीपी यूज होगा क्योंकि कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या होगा कि लो कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की जब हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट होता है तो उसको हम एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक होता है जिसका नाम है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो इसके जस्ट उल्टा होता है। जैसे ये अप हिल है तो ये लो हिल होगा। लो हिल मतलब क्या होता है कि टुवार्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिधर लो कंसंट्रेशन है इधर हाई कंसंट्रेशन, हाई से लो की तरफ। जैसे कि आप पुल पे चढ़ जाएं और पुल से जिधर ढलान हो उधर की तरफ साइकिल चलाएं तो आपकी एनर्जी नहीं लगेगी, एटीपी नहीं यूज होगा, अपने आप चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, एटीपी नॉट यूज, इसमें एटीपी नहीं यूज होता, और इसमें जो मूवमेंट होगा सब्सटेंस का वो हाई टू लो होता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, मतलब टुवार्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टुवार्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूवमेंट होगा। तो ये हो गया हमारा, कुछ फंक्शन हो गए, और भी फंक्शन है, हम अभी जस्ट इसको इरेज करके बताते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपार्टमेंटलाइजेशन करने का काम करता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है, मान लीजिए कि एक सेल ये है और एक सेल ये है, इन दोनों सेल के बीच में जो कंपार्टमेंट है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही तो ये। आप देखिए अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना होता तो दोनों सेल एक ही होती। यहाँ पे ये मेम्ब्रेन अगर ना होता तो दोनों सेल एक सेल होती। तो एक से दो सेल के बीच में जो मेम्ब्रेन बनाने का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कंपार्टमेंटलाइजेशन करने का काम करता है, एक सेल को दो भागों में डिवाइड करने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन ही जब आपस में फ्यूज हो जाता है सेल डिवीजन के बाद तो दो सेल बन पाती हैं, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन करने का काम करता है। ऑस्मोसिस का भी काम करेगा। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट होना। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है तो उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो ऑस्मोसिस जो है वो तीन प्रकार का होता है, तीन कंडीशन में होगा,
ठीक है। एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन, एक होती है हाइपरटोनिक कंडीशन, हाइपरटोनिक कंडीशन, और एक होती है आइसोटोनिक कंडीशन, आइसोटोनिक कंडीशन, हाइपर और हाइपो। 3 प्रकार की कंडीशन होती है या 3 प्रकार के सोल्यूशन आप बोल लीजिए, ठीक है। तो जो हाइपोटोनिक होता है तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई बीकर है, बीकर के अंदर कोई सेल है, बीकर के अंदर कोई सेल है, मान लीजिए ये कोई सेल है, तो इसमें पानी नहीं है, वाटर बहुत कम है, और इस बीकर में वाटर भरा हुआ है, नॉर्मल वाटर। तो ये क्या होगा, वाटर अंदर चला जाएगा। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, सेल के अंदर वाटर की कमी होती है और बाहर इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा होता है, तो वाटर अंदर चला जाता है इसके अंदर, सेल के अंदर। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो हाइपोटोनिक कंडीशन में होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेल जो है, ये सेल जो है पानी सोख लेगी, सेल पानी सोख लेगी और क्या हो जाएगा, सेल टर्जिट हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल जो होता है वो टर्जिड हो जाता है। और हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है, सेल के अंदर पानी ज़्यादा होगा लेकिन बाहर के इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो होगा वो वाटर जो होगा कम होगा, तो यहाँ से क्या होगा, सेल से पानी बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वाटर इसके बाहर चला गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेल प्लाज्मोलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल सूख जाएगी, सेल जो है आपकी वो सूख गई, पानी सारा बाहर हो गया, तो इसमें हम इस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी। यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस हो जाता है। आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है कि सेल के अंदर में इन्वायरमेंट में और बाहर में दोनों में वाटर का कंसंट्रेशन सेम हो, ना तो सेल के अंदर वाटर, जितना सेल के अंदर कंसंट्रेशन है वाटर का उतना ही बाहर। जैसे आप चना है, चना को आप भिगोते हैं तो चना जो है रात भर में फूल जाता है और उसको फिर से भिगो दीजिए तो आप वो सॉइल नहीं करेगा, तो वो जो होता है आइसोटोनिक कंडीशन हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, जैसे आप लोग क्या, किशमिश होती है, किशमिश, किशमिश को पानी में भिगोइए तो वो क्या हो जाती है, टर्जिट हो जाती है, फूल जाती है रात भर बाद। और मान लीजिए कि आप क्या करिए, अंगूर लीजिए, अंगूर को नमक के पानी में भिगो दीजिए और तो क्या होगा, अंगूर के अंदर का जितना वाटर होगा वो पानी में चला जाएगा, नमक के पानी में चले जाएगा और अंगूर जो है सिकुड़ जाएगा। इसे ही किशमिश बना जाता, तो अंगूर से किशमिश बन जाएगा। तो ये जो होता है हाइपरटोनिक मतलब सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपोटोनिक मतलब सेल के अंदर कंसंट्रेशन वाटर का कम है, आइसोटोनिक मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों वाटर का कंसंट्रेशन सेम है। तो वाटर के मूवमेंट को भी हम, वाटर के मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं और वो होता किसकी मदद से है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से होता है। अगला फंक्शन साइटोसिस। साइटोसिस, साइटोसिस भी एक प्रकार का फंक्शन है। साइटोसिस 2 प्रकार का होता है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, साइटोसिस आर 2 टाइप्स, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। जो एंडोसाइटोसिस होता है, एंडोसाइटोसिस के अंदर मतलब सेल के अंदर कुछ एंट्री कर रहा है, सेल के अंदर कुछ एंट्री करेगा तो उसको हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। और सेल के अंदर से बाहर कुछ निकलेगा तो उसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। सेल के अंदर कुछ एंट्री कर रहा है अगर मान लीजिए, तो अगर सॉलिड सब्सटेंस इंटर कर रहा होगा, सॉलिड मटेरियल इंटर कर रहा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। और लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर इंटर करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर इंटर करता है तो पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब सेल पानी पिएगा तो पिनोसाइटोसिस, सेल खाना खाएगा तो फैगोसाइटोसिस। तो इसमें क्या होगा, फूड इंटर करेगा या सॉलिड मटेरियल, कुछ भी सॉलिड मटेरियल अगर इंटर करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। सेल के अंदर वाटर इंटर करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वाटर इंटर करेगा तो उसको हम लोग
पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्सोसाइटोसिस जो होता है उसको इम्यूसाइटोसिस बोलते हैं, मतलब सेल के अंदर से कुछ बाहर आना। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज इम्यूसाइटोसिस। इम्यूसाइटोसिस सेल के बाहर आना, मतलब ओमिटिंग ऑफ सेल। सेल के अंदर जैसे प्रोटीन बनेगा या लिपिड बनेगा तो सेल से बाहर निकलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। सेल से किसी भी सब्सटेंस का, एंजाइम्स का, हार्मोन्स का सिक्रीशन होना कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। सेल के अंदर कोई सब्सटेंस का एंटर करना एंडोसाइटोसिस। एंजाइम एक्टिविटी में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करता है।